बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में प्रोटॉन एनएमआर हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद C13 एनएमआर के हवाले से थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है ना वो सी एनएमआर के हेडिंग के नीचे में वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो इन पहले दो पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है CNMR के हवाले से, ये भी स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन देने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है कि जिस तरह प्रोटॉन एनएमआर जो था वो हमें प्रोटॉन्स के हवाले से एक कंपाउंड्स के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के प्रोटॉन मौजूद है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। इसी तरह C13 एनएमआर जो है वो कार्बन्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, कि एक मालिक्यूल में जो कार्बन्स हैं यानी नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन जो हैं उनके बारे में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम जो है उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, अब जितनी चीज़ें आपने हमने प्रोटॉन एनएमआर के हवाले से जितने भी प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे C13 पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन C13 वाला थोड़ा सा उसकी निस्बत से सिंपल है। वो इसमें कई चीज़ें जो है वो मिक्स उसके प्रोटॉन की निस्बत से तरह माइनस हो जाती हैं। ठीक हो गई। अच्छा, अब पहली बात ये है कि C13 एनएमआर हम क्यों बोलते हैं। कार्बन के तो आइसोटोप होते हैं, 12 भी होता है 13 भी होता है, तो हम इसको C13 ही नाम क्यों देते हैं। तो हालांकि C12 जो है वो अबंडस में तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन उसमें आपको याद होगा हमने प्रोटॉन एनएमआर के शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की थी कि जो न्यूक्लियर स्पिन जो है ना एक न्यूक्लियस के पास होना ज़रूरी है, ताकि वो अगर वो उसके पास वो स्पिन क्वांटम नंबर मौजूद है तो फिर वो आगे अपना जो प्रोसेस है वो फिनोमेना कर सकता है, शो कर सकता है। अब उसकी शर्त ये थी कि या तो उसके पास एटॉमिक नंबर उसका ऑड हो या एटॉमिक मास उसकी ऑड हो या दोनों ही ऑड हो। अब ये जो C12 है कार्बन वाला जो है इसका एटॉमिक नंबर भी इवन है, एटॉमिक मास भी इसकी 12 जो है वो इवन है, एटॉमिक नंबर 6 है वो भी इवन, एटॉमिक मास 12 वो भी इवन। इस वजह से ये NMR इनएक्टिव हो जाता है और इसकी जो आई की वैल्यू, आई से हमारा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 इसका बनता है। जो C13 है उसमें ऑड मास है, नंबर उसका इवन है लेकिन मास उसकी ऑड है, इस वजह से इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर इसका जो है वो 1/2 बन जाता है, और 1/2 की वजह जिस तरह प्रोटॉन का भी 1/2 होता है, इस वजह से ये NMR एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसमें एक इसकी C13 की जो है ना वो माइनस पॉइंट है कि इसका ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उसकी वजह क्या है, इसका 16,000 टाइम्स वीकर रेस्पॉन्स होता है। जिस जो प्रोटॉन की रेजोनेंस होती है उसकी निस्बत से इसकी जो रेजोनेंस है वो 16,000 टाइम्स जो है वो कम होती है। इतनी कम होने की वजह से, वीक होने की वजह से इसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए, C13 की रेजोनेंस को ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल होता है, इसके साथ वर्किंग करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल है कि उसकी रेजोनेंस वीक होती क्यों है, उसकी क्या वजह है। तो उसमें दो मेजर रीजन लिखी है, एक फर्स्ट इस पैराग्राफ में और सेकंड जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट में वो क्या लिखता है कि इसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है, 1.08% है सिर्फ। अच्छा, नेचुरल अबंडेंस कम होगी तो इसका मतलब ये है कि नेचर में जो मालिक्यूल्स आपके पास होंगे उसमें नंबर ऑफ टोटल कार्बन आपकी जो है ये C13 वाली उनकी तादाद बहुत कम होगी। अच्छा, एक तो ये है ना कि अगर आपका मालिक्यूल ही ऐसा हो कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन वैसे ही बहुत थोड़ी हैं, दो चार हैं, तो उसमें C13 के होने के चांसेस तो और कम हो जाते हैं, हो सकता है कि हो ही ना उसके पास। ठीक हो गया। और अगर एक C13 कार्बन उसकी है मिसाल के तौर पर, तो अब ये भी चांस नहीं कि उसके सामने वाली जो नेबर में सी कार्बन है वो भी C13 है कि नहीं है। ठीक हो गया, उसके चांस भी बहुत कम है। तो इस वजह से फिर हमें जो स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है उसमें हमें बहुत सारे मालिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ मालिक्यूल्स लेनी पड़ती है। कलेक्शन, ये लिखे कलेक्शन ऑफ मालिक्यूल्स, काफी सारे मालिक्यूल्स हमारे पास इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि सारों का फिर एवरेज करके हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं जो C13 का बन रहा होता है।
ठीक हो गए। एक रीजन तो ये होगी लेस परसेंटेज अबंडेंस की वजह, और दूसरी इसकी रीजन क्या है जी, इसकी जो गायरो मैग्नेटिक रेशो थी वो बहुत ज्यादा छोटी है ना, मैग्नेटो गायरिक रेशो सॉरी, वो इसकी C13 की बहुत कम थी। आपको याद होगा हमने बात की थी कि इसकी C13 की मैग्नेटो गायरिक रेशो जो थी वो सिर्फ 67.28 थी, और जो प्रोटॉन था उसकी 267.53 थी। ठीक हो गई। इसी वजह से 67 का मतलब ये है कि वो जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा जो उसको चाहिए वो 15.1, आपने 60 मेगाहर्ट दी है लेकिन उसे फील कितनी हुई है, सिर्फ 15.1 फील हुई है। और जो प्रोटॉन है उसको आपने 60 मेगाहर्ट दी है तो उसने 60 ही फील की है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फ्रीक्वेंसी आप उसको देंगे कंपाउंड को, C13 के केस में वो C13 को उसका चौथा हिस्सा फील होगी, चौथा हिस्सा उसको मिलेगी। ठीक होगा, ये MCQ के तौर पे भी पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ठीक है कि अगर मैं कंपाउंड के ऊपर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये नीचे एग्जांपल उसने दी है कि 300 मेगाहर्ट्ज मैंने फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन C13 का जो निकला है इसका चौथा हिस्सा यानी 75 मेगाहर्ट्ज उसको ऑब्जर्व होगी, 300 उसको फील नहीं होनी। तो ये दो मेजर रीजंस हैं, इन दो मेजर रीजंस की वजह से इसमें इसकी जो है ना वो रेजोनेंस को जो ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गई, ये दो मेन पॉइंट। बहरहाल इसके अलावा ये भी है कि अब अच्छा एक और पॉइंट भी है, जब इसकी इतनी कम फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट के दरमियान जो गैप है वो बहुत थोड़ा, गैप थोड़ा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी का हमने जिक्र किया था प्रोटॉन एनएमआर के हवाले से, कि अगर लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों में पॉपुलेशन बराबर हो जाए तो वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा, एनएमआर का सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ नीचे नीचे वाली जो स्टेट है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में जब गैप ही छोटा है, छोटी फ्रीक्वेंसी का मतलब लो स्पिन और हाई स्पिन के दरमियान गैप छोटा है, तो फिर वो पॉपुलेशन जो है नीचे एक्सेस होने की जो होगी उसकी एक्सेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इतना ज्यादा गैप कम होने की वजह से। तो उस वजह से भी फिर हमें रेजोनेंस को ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल हो जाता है, सिग्नल को लेना। ठीक हो गई। तो ये इस हवाले से थोड़ी सी बेसिक्स हैं C13 के हवाले से, जो हम इसमें प्रोटॉन की निस्बत से। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर इसका फिर कोई हल है, ठीक हो गया ये इतना उसकी प्रॉब्लम है रेजोनेंस है, फिर हम सिग्नल लेना हो तो क्या करें। उसके लिए फिर उन्होंने ये लिखा है जो मॉडर्न FT इंस्ट्रूमेंटेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली, उससे हम C13 के स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा FT NMR की इंस्ट्रूमेंटेशन हमने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि वो लो नेचुरल अबंडेंस वाले जो एटम्स हैं उन पे अप्लाई हो जाता है, और लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वालों पे भी अप्लाई हो जाता है, लो परसेंटेज रखने वालों के लिए भी है, वो हाईली सेंसिटिव भी है, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए होता है, थोड़ी अमाउंट में भी सैंपल मिल जाए तो वो अपना स्पेक्ट्रा कैलकुलेट कर लेता है। तो इन सारे फीचर्स की वजह से हम फिर क्या करते हैं, मॉडर्न FT NMR उसको यूज करते हैं। और दूसरा हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ स्कैन्स को बढ़ा लेते हैं, बार बार मालिक्यूल्स के ऊपर से वो पास करते रहते हैं, उसकी ना मैग्नेटिक लाइन उसको बार बार इंस्ट्रूमेंट से पास कर प्रोसेस से गुजारते रहते हैं। तो बार बार गुजारने के बाद फिर जाके सिग्नल को इतने खासे इतने कुछ मिलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उनकी शक्ल नजर आना शुरू हो जाती है, और फिर हम उससे अपने किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। ठीक हो गई।